अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास इक्वालिटी का सिंबल क्या है। दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस हम इक्वालिटी के सिंबल के तौर पर यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, लिखा बताया हुआ है कि कौन सा सिंबल हमारे पास इक्वालिटी का है। उसके बाद हम पहली प्रॉपर्टी अगर स्टेट करें, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर एक नंबर है वो नंबर अपने ही इक्वल है, मसलन दो नंबर तो सेम नंबर्स हैं तो डेफिनेटली वो आपस में एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर सपोज किया है कि अगर हमारे पास एक नंबर है तो वो नंबर अपने ही इक्वल है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, पहला नंबर दूसरे के इक्वल है तो सिमिलरली दूसरा नंबर जो होगा वो भी पहले के इक्वल होगा। पहला नंबर दूसरे के इक्वल है तो इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, दूसरे को हम पहले के इक्वल भी लिख सकते हैं। दरमियान में जो मैंने सिंबल लगाया है इसको हम दिस इंप्लाइज टू पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि अगर हमारे पास एक्स वाई के इक्वल होगा तो सिमिलरली वाई जो है वो भी एक्स के इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई से भी तीन नंबर्स हैं, उनका रिलेशन आपस में किस तरह से है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हमारे पास क्या है कि ए बी के इक्वल है। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड ये उल्टा इस तरह का जो सिंबल है हमारे पास उल्टा ए, लेकिन दरमियान में ऐसे नहीं, इस वाले सिंबल को हम कहते हैं एंड। बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज ए भी सी के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी हमें क्या स्टेट करती है कि अगर हमारे पास एक नंबर दूसरे के इक्वल है, दूसरा नंबर किसी तीसरे के इक्वल है, तो पहला और तीसरा भी आपस में इक्वल होंगे। एंड डेफिनेटली इसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। मसलन अगर मैं कहूं कि मेरे पास तीन स्टूडेंट्स हैं, पहले स्टूडेंट के पास है हमारे पास 10 रुपीज। अब क्योंकि मैं नंबर्स के थ्रू समझा रही हूँ, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास तीन स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे पास ए स्टूडेंट है, ये हमारे पास बी स्टूडेंट है और ये हमारे पास सी स्टूडेंट है। पहले स्टूडेंट के पास हमारे पास रुपीज है एक्स, दूसरे के पास है हमारे पास वाई, तीसरे के पास है हमारे पास जेड। इसके इन तीनों के पास इतने इतने रुपीज हैं। अब अगर मैं कहूं कि एक्स की जो वैल्यू है वो 10 है और एक्स वाई के इक्वल है, देन सिमिलरली वाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 10 होगी। और साथ में मैं ये भी कह रही हूँ कि वाई जो है वो जेड के इक्वल है, y जो है हमारे पास वो z के इक्वल है, तो z की अमाउंट भी क्या होगी, 10 होगी। तो इसी वजह से अगर आप देखें कि x और z भी फिर इक्वल ही हो जाते हैं कि अगर दो नंबर्स एक दूसरे के इक्वल है और दूसरा नंबर किसी तीसरे के इक्वल है तो पहला और तीसरा वो भी आपस में इक्वल होंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये स्टेट करती है। तीन प्रॉपर्टीज के बाद हम चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं यहां से रेज कर देती हूँ। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई से भी चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं और वो दोनों आपस में इक्वल हैं, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ए भी आपस में इक्वल हैं। अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहे हैं और वो इनमें से दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं, अगर तो हम उन दोनों नंबर्स में अगर एक सेम नंबर ऐड कर दें, यानी कि ए में भी हम एक तीसरा नंबर ऐड कर दें, सिमिलरली बी में भी हम तीसरा नंबर ऐड कर दें। ए के अंदर अगर हम सी प्लस करें और बी के अंदर भी हम सी प्लस करें, तो भी दोनों जो नंबर्स होंगे, जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर्स होंगे, वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी का ये स्टेट करती है हमें। अगर अब हम इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल हम आसान से तरीके से समझ लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ इसी से समझते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ए के पास है हमारे पास 10 रुपीज और बी के पास भी है 10 रुपीज, और मैंने क्या किया, मैंने 5 रुपीज ए को भी दे दिए और मैंने 5 रुपीज ही जो है वो बी को भी दे दिए। तो अगर अब आप देखेंगे कि ए और बी के पास टोटल अमाउंट कितनी रह जाएगी, ए के पास हमारे पास 15 रुपीज होंगे, सिमिलरली बी के पास भी हमारे पास 15 रुपीज ही बचेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि पहले और ए और बी दोनों के पास सेम सेम अमाउंट थी। मैंने उन दोनों को जब सेम सेम अमाउंट मजीद दे दी तो जो रिजल्टिंग हमारे पास आंसर आया वो भी दोनों का सेम ही हुआ, उन दोनों की अमाउंट्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। बिल्कुल यही एडिटिव प्रॉपर्टी भी यही स्टेट करती है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं और हम दोनों में सिमिलर अमाउंट को जो है ऐड करते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास दोनों नंबर्स जो रिजल्ट आएंगे ऐड करने के बाद वो भी हमारे पास सेम ही आएगा। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मैं यहीं पे अगर चेंज करके बना दूं तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है क्योंकि सेम तकरीबन सेम ही बात है। मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टी में ऑपरेशन का बस फर्क आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ A इज इक्वल्स टू B देन अगर मैं A और B दोनों को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूं तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगेन इसको मैं ए बी की एग्जांपल से समझूं, अगर हमारे पास A है और B है, कोई से भी दो स्टूडेंट्स हैं, A के पास है A के पास है अगर 10 रुपीज और B के पास भी है हमारे 10 रुपीज, और मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी अमाउंट को और इसकी अमाउंट को अब एज लगा लें, एज के थ्रू ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। अगर आप देखें कि इसकी ए की एज भी 10 इयर्स है और बी की एज भी 10 इयर्स है, डेफिनेटली दोनों की एजेस जो है वो इक्वल है क्योंकि दोनों सेम नंबर्स हैं। आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का यूज करके दोनों को इक्वल कह सकते हैं। अब दोनों के क्योंकि एजेस सेम है, 5 सालों बाद इनकी जो एज होगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी। तो इन दोनों को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी रिजल्ट पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी 50 और यहाँ पे भी 50, दोनों अगेन इक्वल होंगे। अब देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स पहले सेम हो, जिस तरह ये 10 और 10 थे, और उन दोनों को मैं जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास दो सेम वैल्यूज हैं, उन दोनों को जब मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी इक्वल ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने इमेजिनरी नंबर्स को लेकर सपोज किया कि अगर ए बी के इक्वल आ रहा है और ए और बी दोनों इक्वल है और ए और बी दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मैंने सी का यूज किया, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी इक्वल ही होगा। ये इक्वल का सिंबल हमें ये डिनोट कर रहा है। उसके बाद कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस करनी है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ, ये इक्वालिटी का सिंबल भी रिमूव कर देती हूँ और जल्दी से हम ये प्रॉपर्टीज देख के प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी की तरफ पढ़ते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ये हमारे पास, मैंने लास्ट पे नंबरिंग चेंज नहीं की, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले हम एडिशन की पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की करते हैं। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें क्या स्टेट करती है। अब यहाँ पे मैं अगेन नंबर सपोज करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई से भी 3 नंबर्स हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड हमारे पास ए जो है वो ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो अगर मैं इन दोनों में से ये सेम अमाउंट सी, ये मैंने ए प्लस सी बी प्लस सी इस वजह से लिखा है ताकि मैं जब सेम नंबर को कैंसिल करूं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सी को और सी को दोनों साइड से, अगर दो साइड अगर हमारे पास इक्वल हैं और दोनों साइड से मैं सेम नंबर को रिमूव कर देती हूँ, सी भी यहाँ से रिमूव कर दिया, सी यहाँ से भी रिमूव कर दिया, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आएंगे वो अगेन इक्वल ही होंगे। कैंसलेशन प्रॉपर्टी आप इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी थी उसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगा लें। उसका इनवर्स हमने लिख दिया यहाँ पे कि वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने ये कह के ये बात कहा था, प्रूव की थी, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये बात करके हम ये प्रूव कर रहे हैं। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल नंबर्स के थ्रू सर्च करें तो हमारे पास अगर 10 है और ये भी 10 है, दोनों नंबर्स इक्वल है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें यही कहती है। अब मैं इसमें से भी 3 नंबर्स निकाल दूं तो हमारे पास 7 बचेगा, इसमें से भी मैं सेम अमाउंट यानी कि 3 ही निकाल दूं, इसमें से भी -3, इसमें से भी -3 यहाँ पे कर देते हैं। जब मैंने दोनों में से सेम अमाउंट को -3 को आप इस तरह से कर दें,
रिमूव कर दिया है तो हमारे पास अगेन रिजल्ट में 7 7 सेम अमाउंट्स आ गई हैं। यहाँ ये हमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी स्टेट कर रही है कि अगर हमारे पास दो नंबर सेम हो और दोनों में से मैं सिमिलर अमाउंट को रिमूव कर देती हूँ तो जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे वो भी सेम होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि एडिशन थी उसका हमारे पास जो रिजल्ट उसका ऑपोजिट हमने किया सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन में हम ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब हमारे पास सेवेंथ प्रॉपर्टी आ गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये प्रॉपर्टीज जो है हमें करने की जरूरत इस वजह से है क्योंकि जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और ये 1 और ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें हमने जब क्वेश्चन सोल्व करने हैं तब हमें प्रॉपर्टीज लगा के सोल्व करनी पड़ेंगी। वैसे तो चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन कम आता है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए देन डेफिनेटली हमें प्रॉपर्टीज जो है वो स्टेट करनी पड़ती हैं। और अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी आता तो एक आध एमसीक्यूज प्रॉपर्टीज में से लाजमी आ जाता है। आपको इस तरह से कोई भी सिचुएशन दी होगी, for all a b belongs to real numbers c and a plus b is equal to b plus c and a is equal to b, then what is this property? तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप लगा सकेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। अब मैंने ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया लेकिन यहाँ पे लिखा एडिशन के हवाले से हुआ है। अब मैं इसमें चेंजिंग कर दूंगी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। फॉर ऑल, अगर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करें तो उसमें भी सेम यही है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर हमारे पास ए और बी दोनों सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आई थिंक आपकी बुक पे जो है वो डॉट भी मेरा ख्याल नहीं लगाया हुआ है, ए सी बी सी लिखा हुआ है, लेकिन हम समझने के लिए दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज कर लेते हैं। और अब मैं दोनों साइड को सेम नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूं, यानी कि रिमूव करना है बेसिकली हमने, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा जो कि डेफिनेटली डिवीजन है। तो जब मैं दोनों साइड्स पे सेम नंबर से डिवाइड करूंगी तो जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल यहाँ पे कि अगर मेरे पास 10 दोनों साइड्स पे एक नंबर है और मैं इन दोनों को सेम नंबर पे डिवाइड कर दूं, यानी कि मैंने 2 इनमें से रिमूव कर दिया मल्टीप्लिकेशन वाला, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 5 5 सेम आ रहा है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें ये कहती है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो, दो नंबर्स जो है वो इक्वल है और उन दोनों को हम सेम नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर्स रिसीव होंगे हमें वो भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास हो गई हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी हमारे पास बहुत ईजी है, इक्वालिटी से हमारे पास ज्यादा इजी है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हमें, क्योंकि ये हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं तो इसमें हमें ज्यादातर नंबर्स का पता चलेगा कि एक नंबर से लेस देन है, ग्रेटर देन है, या वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये सारी सिचुएशंस हमने इन प्रॉपर्टीज में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हम 9th क्लास में शायद, हाँ 9th क्लास में ही हमने शायद डिस्कस की थी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। मेरा ख्याल तब टीचर्स बहुत कम करवाते हैं, हमने भी स्कूल में नहीं की थी पता नहीं। बहरहाल ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन हमारे पास ये दो कोई से भी आपने रैंडम नंबर्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं एक सेट में से, तो आप उन दोनों नंबर्स का क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? या तो एक नंबर ए जो है वो एक नंबर दूसरे से लेस होगा, या दूसरा पहले से लेस होगा, या फिर वो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हमें इन पॉसिबिलिटीज के बारे में बताती है। इसके साथ आपने और लाजमी लिखना है क्योंकि सारी सिचुएशंस एक साथ नहीं हो सकती। अब फॉर एग्जांपल मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई से भी रैंडम नंबर्स अगर सेलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करती हूँ 5 और 7। 5 और 7 मैंने दो नंबर सिलेक्ट किए हैं, तो आप इसमें क्या लग रहा है हमारे पास पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे से लेस है। ये हमें ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं तो वो दोनों नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो दोनों एक दूसरे से, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या पहला वाला बड़ा होगा दूसरे वाला छोटा होगा, या दूसरे वाला बड़ा होगा पहले वाला छोटा होगा, या फिर वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। यहाँ पे a इक्वल्स टू b आना है।
इसके अलावा तीसरी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने नंबर सेलेक्ट करके भी आपको बता दिया ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में अक्सर ये बात पूछ ली जाती है। इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए लेस देन बी और बी लेस देन ए और ए इक्वल्स टू बी, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ये ज्यादातर एमसीक्यू में मैंने देखा है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल हमारे पास जिस तरह से हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ रही है। ट्रांजिटिव, लेकिन क्योंकि वहां पे हमने इक्वालिटी के सिंबल के साथ पढ़ी थी, तो यहाँ पे हमें किसके हिसाब से पढ़नी पड़ रही है, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि फॉर ऑल a comma b comma c belongs to set of real numbers if a is less than b and b is less than c, then a is also less than c। ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट कर रही है, अगर आप देखें कि हमारे पास तीन नंबर्स हैं, कोई से भी तीन नंबर, अगर हमारे पास क्या सिचुएशन आती है कि हमारे पास एक नंबर जो है वो दूसरे से लेस है और दूसरा जो है वो किसी तीसरे से भी लेस है, तो हमारे पास क्या होगा, पहला नंबर तीसरे से भी लेस होगा। वहां पे क्योंकि हमने इक्वालिटी के हिसाब से बात की थी, लेकिन यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी के हिसाब से बात करनी है, तो सिंपल सी बात वही है, लेकिन बस हमने वहां पे इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन की बात हम यहाँ पे करें, वहां पे हम इक्वल की बात कर रहे थे। बात सेम वही है कि अगर हमारे पास एक नंबर दूसरे से लेस है, दूसरा तीसरे से लेस है, तो जो पहला होगा वो तीसरे से भी लेस होगा। इसको आप ग्रेटर देन के सिंबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे वो प्रॉपर्टी कैसे स्टेट होगी कि इफ a is greater than b and यहाँ पे हमें and लिखना है and b is greater than c, then a is also greater than c। अब आप देख रहे हैं कि बात वही है, बस हमने सिंबल्स को जो है वो उल्ट कर दिया है। अगर हमारे पास कोई सा भी एक नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा नंबर किसी तीसरे से बड़ा है, तो ये तो ऑलरेडी इससे बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से भी बड़ा होगा। मसलन अगर आप देखें कि हमारे पास ए बी की, हम ए बी सी की एग्जांपल ले देते हैं। अगर हमारे पास ए है हमारे पास बी है और है हमारे पास सी। अब अगर आप देखें कि मैं कहती हूँ सी की जो एज है वो है 20 ईयर्स, बी की एज है 15 और सी की एज है हमारे पास 10। अब अगर आप देखें हमारे पास 20 जो मतलब ए की जो एज है वो बी से बड़ी है और बी की एज सी से बड़ी है, तो अगर आप देख रहे हैं कि ए की एज सी से भी बड़ी है, बिल्कुल वही बात यहाँ पे स्टेट की गई है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से भी बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। इसको आप लेस देन के साइन के साथ भी कर सकते हैं और इक्वल के साइन के साथ भी। उसके बाद ये हमारे पास थी दूसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी और फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और ये हमारा सिलसिला जो है यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी है पहले, एडिटिव प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या स्टेट करती है कि अगर हमारे पास कोई से भी तीन नंबर्स हैं, for all a comma b comma c belongs to set of real numbers and a is greater than b, और अगर हमारे पास एक ये इस तरह की इनइक्वालिटी है कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है, देन अगर हम a और b दोनों में सेम नंबर्स जो हैं ऐड कर देते हैं,
सी एक तीसरा नंबर जो सेम है, मैंने दोनों में ऐड जब कर दिया, इनइक्वालिटी के सिंबल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन नंबर जो पहले वाला बड़ा था वही बड़ा रहेगा और जो दूसरे वाला छोटा था वो छोटा ही रहेगा। अगर हम कोई से भी दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स में हम एक एक नंबर सेम नंबर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसको आप ग्रेटर देन के सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं। ये मैंने ग्रेटर देन के सिंबल के साथ लिखा है, आप इसको लेस देन के सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से होगी कि इफ a इज लेस देन b देन a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। मतलब यही बात है कि अगर एक स्टूडेंट के पास थोड़े पैसे हैं और दूसरे के पास उससे थोड़े से ज्यादा पैसे हैं और पहले वाले स्टूडेंट को भी मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देती हूँ, दूसरे वाले को भी मैं 5 दे देती हूँ, तो दोनों में फर्क तो कोई भी नहीं आएगा। इनइक्वालिटी के सिंबल पहले वाले के पास कम थे और बाद में जब मैंने दोनों को सेम सेम अमाउंट ही दिया है तो बाद में भी कम ही रहेंगे, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब दूसरी में हमने क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी को हम एक और तरह से भी स्टेट कर सकते हैं। अगर आपको एडिटिव प्रॉपर्टी पेपर में आए तो आपने दोनों तरह से स्टेट करके आनी है। ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास दूसरा तरीका इसको स्टेट करने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन d है, a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d। अब डेफिनेटली क्योंकि मैंने d को भी ले आई हूं तो जब आपने ऊपर लिखना है फॉर ऑल a b c तो उसमें आपने d भी ऐड कर लेना है। अब अगर दो नंबर्स हैं a b से बड़ा है और c d से बड़ा है तो अगर आप दोनों बड़ों को ऐड कर दें और दोनों छोटों को ऐड कर दें तो भी इक्वालिटी के साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप a और c को ऐड कर देते हैं और b और d को ऐड कर देते हैं तब भी जो पहले इक्वालिटी का इनइक्वालिटी का सिंबल था वो अगेन वैसा ही रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब देखें फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल इस तरह से समझ लेते हैं ए बी के तरह से कि अगर हमारे पास चार बच्चे हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। अब ए के पास थे 15 रुपीज, बी के पास थे क्योंकि ए और बी के कम होने हैं तो हम इसको 5 कर देते हैं, और सी के पास है फॉर एग्जांपल अगर 20 है तो डी के पास कितने हैं 15। अब अगर आप देखें कि ए के पास बी से ज्यादा पैसे हैं और सी के पास डी से ज्यादा पैसे हैं, तो अगर आप दोनों ज्यादा अमाउंट्स वालों को ऐड कर देते हैं, ए और सी को ऐड कर दें, तो हमारे पास इनकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी 5 और 35 बनेंगे। और जब हम बी और सी को ऐड करेंगे, बी प्लस सी जब हम करेंगे तो हमारे पास बी प्लस डी करेंगे, यानी कि जो जिन बच्चों के पास कम अमाउंट है उनके अमाउंट को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 15 20 रुपीज बनेंगे। अगेन ए और सी को ऐड करने से और बी और डी को ऐड करने से ए और सी का जो आंसर है वो हमारे पास बड़ा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही बात स्टेट की गई है कि अगर दो नंबर्स आपस में इस तरह से रिलेट कर रहे हैं और दूसरे दो नंबर इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है, एक और नंबर एक तीसरा नंबर चौथे से बड़ा है, एक पहला नंबर दूसरे से बड़ा है और तीसरा नंबर चौथे से बड़ा है, तो पहले और तीसरे को ऐड करने से और दूसरे और चौथे को ऐड करने से इक्वालिटी के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी वो ग्रेटर देन का था, बाद में भी वो ग्रेटर देन का ही रहेगा। अब इसको लेस देन के सिंबल के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। आपकी बुक पे स्टेटेड है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें बताएं, हम उसको दोबारा से कर लेंगे। अभी हम इसके बाद मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या स्टेट कर रही है, सेम वही एडिटिव प्रॉपर्टीज वाली ही बातें होंगी, बस यहाँ पर हमें एक मजीद एक्स्ट्रा कंडीशन भी स्टडी करनी पड़ेगी। बहरहाल अगर आप इसको देखें तो सेम यही बात है कि अगर हमारे पास ए बी सी तीन नंबर्स हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन अगर हम ए सी को मल्टीप्लाई कर दें और बी और सी को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर पहले एक रिलेशन ऐसे है, अगर पहले की इनइक्वालिटी ऐसे है कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और उन दोनों नंबर्स को जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहला नंबर बड़ा था वही बड़ा रहेगा और जो दूसरा छोटा था वो छोटा ही रहेगा।
सिमिलरली अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और हम दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी इक्वालिटी के सिंबल पर इनइक्वालिटी के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी एक शर्त भी है। शर्त क्या है हमारे पास कि जो सी है ना, सी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस अब सी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब निकलता है? सी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सी है, जो मतलब जो नंबर हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो डेफिनेटली ए सी की बड़ी आएगी और बी सी की छोटी आएगी। लेकिन आपको ये पता होगी बात होनी भी चाहिए कि जब एक बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाए और एक छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाए तो जो छोटे नंबर होता है माइनस वाला वो बड़ा होता है और जो बड़ी वैल्यू होती है और उसके साथ माइनस का साइन लगाओ वो हमारे पास छोटी हो जाती है। इसको हम नंबर लाइन के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, लो ये हमारे मैं नीचे से रेज करती हूँ, बल्कि इसको हम नंबर लाइन से समझेंगे कि एक छोटा नेगेटिव नंबर जब बड़ा हो तो वो किस तरह से छोटा होता है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये है हमारे पास 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये सो ऑन कंटिन्यूसली पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। हम इसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद यहां से शुरू होते हैं नेगेटिव नंबर, ये है -1, ये है -2, ये है -3 और ये आ रही है हमारे पास कंटिन्यू है और यहाँ पर आ जा हमारे पास नेगेटिव इंफिनिटी तक वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करती रहती हैं। अब अगर आप देखें कि जब हम नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ मूव करें तो वैल्यूज जो है वो छोटी होती जा रही है। ऑब्वियसली हमें ये तो पता है कि जब हम उस तरफ को मूव करेंगे तो वैल्यूज बड़ी होंगी और इस तरफ को मूव करेंगे तो वैल्यूज छोटी होंगी। इस तरफ को मूव करने से हमारे पास वैल्यूज जो है वो कम हो रही है और इस तरफ को मूव करने से जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब आप देखें कि -1 जो है वो 0 के ज्यादा करीब है, -2 जो है वो कम करीब है 0 के, तो -1 जो है वो 2 से बड़ा होगा। सेम यही बात मैंने यहाँ पे की है कि जब नेगेटिव का साइन आ जाए तो हमारे पास सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। जो बड़ा नंबर हमें लग रहा होता है अपेरेंटली वो छोटा होता है और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। आई होप कि इसकी बात समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी हम किस तरह से स्टेट करते हैं, फॉर सी लेस देन 0, बी वाली कंडीशंस हमारे पास क्या है, मैं इसी को ही रेज करती हूँ। For all a, b, c belongs to real numbers and c is less than 0. अब यहाँ पे लेस देन 0 का मतलब यही चल जाता है हमें कि जब c लेस देन 0 हो जाएगा तो मतलब कि नंबर जो है वो नेगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा। अब आप ये सोचें कि 0 जो क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि भाई 0 आ जाएगा तो दोनों 0 हो जाएंगे और जब दोनों 0 हो जाएंगी वैल्यूज देन डेफिनेटली इक्वल का साइन आ जाएगा। अपनी प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की नहीं रहेगी, वो इक्वालिटी की बन जाएगी क्योंकि 0 से दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी। 0 0 और 0 0 आपस में इक्वल होता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, अब जब हम c लेस देन 0 करेंगे देन इफ a is less than b and c is less than 0 देन क्या है, अगर हम a को c से और b को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो इक्वालिटी का है वो रिवर्स हो जाता है। पहले a b से बड़ा छोटा था, अब ये a b से बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने का ये फायदा होता है। ये प्रॉपर्टीज जो है ये आगे क्वेश्चन जब हमने सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल्स वगैरह उनमें इनकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो इसको आपको समझना लाजमी है वरना एग्जाम्पल बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उसके बाद आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन बी हो तो जब हम सी लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी इनका जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, फिर ए सी छोटा हो जाएगा और बी सी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल ए बी सी मतलब आपकी बुक पे इसको सी में जिस तरह से स्टेट किया गया है वो बिल्कुल वैसे ही है जो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में दूसरा केस पढ़ा था। इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर भी। सी वाला केस है हमारे पास, ये हमारे पास बी वाला केस था, ये हमारे पास अब आ जाएगा सी वाला केस। अब ये हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई से भी 3 नंबर्स हैं, इफ ए बी सी डी all belongs to a set of real numbers and all are positive
पॉजिटिव के पूरे स्पेलिंग लिखें। अगर हमारे पास कोई से भी 4 नंबर्स हैं और चारों के चारों नंबर्स जो है वो पॉजिटिव हैं, ये बात आपने ध्यान में जरूर रखनी है। देन इसके आगे हमारे पास मजीद फर्दर 2 कंडीशन निकलती हैं। पहली कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि अगर ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, एंड सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, एंड सी इज ग्रेटर देन डी, देन अगेन आप बड़े बड़े नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी कर दें और बी डी कर दें, इनइक्वालिटी के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगेन वैसे का वैसा ही रहेगा। अब दूसरी तरह से भी आप इसको स्टेट कर सकते हैं, ये मैंने ग्रेटर देन के सिंबल के साथ यूज किया, वो आप लेस देन के सिंबल के साथ यूज कर लें। दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, अगर ए लेस देन बी है एंड सी लेस देन डी है, तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दें, बी और डी को मल्टीप्लाई कर दें, फर्क कोई नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो अगेन छोटी वैल्यू रहेगी और दूसरी वाली बड़ी रहेगी। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको कुछ की पॉइंट्स जो है हमारी बुक पे नोटेड हैं, हम उनको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले हमने पढ़े थे एडिशन लॉज, उसके बाद हमने पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन लॉज, और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब ये टोटल मिला के हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। 5 हमारे पास थी एडिशन की प्रॉपर्टीज, 5 थी हमारे पास लॉज, 5 हमारे पास एडिशन लॉज थे, 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉज थे, और एक हमने पढ़ी थी आगे मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी। तो ये टोटल 11 प्रॉपर्टीज बनती हैं। इन टोटल 11 प्रॉपर्टीज को जो भी सेट पोजेस करेगा उसको हम कहेंगे एक फील्ड। एक ऐसा सेट जो कि एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज और मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उसको हम कहते हैं, ये मैं रेज कर देती हूँ क्योंकि अब हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं। अगर हमने कभी प्रैक्टिस बुक वगैरह सॉल्व की तो फिर उसमें डेफिनेटली हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो बेहतर है कि हम ये भी डिस्कस कर लें। इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ। आपकी बुक पे सिर्फ लिखा हुआ है सेट पोजेसिंग ऑल द 11 अबव प्रॉपर्टीज। कौन सी 11 अबव प्रॉपर्टीज, ये मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज, और साथ में मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है अपलोड कर दी गई हैं पार्ट 1 पार्ट में। मल्टीप्लिकेशन एडिशन ब्लॉक्स, कोई भी ऐसा सेट जो कि ये तीन टोटल मतलब 3 टोटल लग रही है, लेकिन इसमें भी फर्दर 5 आ जाती हैं। एडिशन लॉज भी 5 है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन लॉज भी 5 है हमारे पास, और एडिशन लॉ मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ हमारे पास एक है। ये टोटल हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज बनती हैं, और 11 प्रॉपर्टीज को जो भी कोई सेट पोजेस करेगा उसको फिर हम एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे, और वो स्पेसिफिक नाम हमारे पास क्या होगा, उस सेट को हम कहेंगे अ फील्ड। एक ऐसा सेट जो एडिशन लॉज को फॉलो करे, मल्टीप्लिकेशन लॉज को फॉलो करे और मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज को फॉलो करे, उसको हम एक फील्ड कहेंगे। उसके बाद अच्छा दूसरी बातें जो लिखी हुई है ना, वो हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। आप एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद एक और अहम बात है कि अगर आप कोई भी नंबर का कोई भी नेगेटिव नंबर लिखते हैं, मसलन अगर हमने जिस तरह से एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज वगैरह में डिस्कस किया है कि ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो होता है नेगेटिव ए, आपने इसको माइनस ए नहीं पढ़ना। माइनस एक ऑपरेशन है, माइनस को हम एक ऑपरेशन कहेंगे। अगर माइनस 2 नंबर्स के दरमियान में होगा, मसलन ए माइनस ए होगा, तो फिर इसको हम माइनस कहेंगे। अदरवाइज अगर एक सिंबल के साथ अलहदा लगा हुआ है तो हम इसको माइनस नहीं, हम इसको पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ ए। अगेन अगर हमारे पास 2 बार नेगेटिव लगा हो, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए, तो फिर इसको हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए। यानी कि अगर आपके पास सिंपल -7 लिखा हुआ है तो आप इसको -7 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको -7 पढ़ेंगे। ये आपको बताई गई है। उसके बाद अगेन आपको इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में शायद ये बात बताई थी कि नहीं। बहरहाल अगर आप देखें कि हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ए इनवर्स, और ये इक्वल होता है हमारे पास 1/a के।
अब अगर आप देखना चाहें कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, तो इसका अगेन हमने इसको भी 1 पे डिवाइड कर दें, 1/a को भी 1 पे डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो ये आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर ए, यानी कि अगर आप ए का इनवर्स लेंगे तो वो 1/a आएगा, और अगर आप ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वो हमारे पास अगेन ए आ जाएगा। ये सिंपल सी कुछ बातें हैं, और इसके लिए लाजमी है कि ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये बात आपने नहीं भूलनी कि जो नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा बटे में 0 जाके वो चीज अनडिफाइंड हो जाएगी। ये थी हमारे पास डिस्कशन हमारी। इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह, और एग्जांपल करने के बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, और तब तक के लिए आप खुदा हाफिज। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम जल्दी से इस चैप्टर को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आ चुकी होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज।